हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है इस रीजन के हवाले से, इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से, यूएस और चाइना के हवाले से। एक तो ये कि यू टू यू चल रहा है जी इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में, जहाँ पे ऑस्टिन लॉयड और एंथोनी ब्लिंकन आ चुके हैं और उनकी मुलाकात होनी है, उनकी मीटिंग्स चलनी है, चल रही है, बल्कि इनफैक्ट डॉक्टर जयशंकर एंड राजनाथ सिंह सबके साथ। और इसके साथ साथ ईसीयू समिट हो चुका है जी दुशांबे में, और वहाँ पे तशकन में, सॉरी, वहाँ पे बात हुई इसराइल के हवाले से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बात की, और इसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, तैयब उर्दवान से उनकी मुलाकातें रही, चाइनीज डेलीगेशन से वो लोग मिले। क्या चल रहा है इस रीजन में, और साथ में अफगान रिफ्यूजीज के हवाले से भी एक सख्त किस्म के मुश्किल का, मैं कहूँगा, कि सामना करना पड़ा। और इस वक्त काबुल से स्पेशली ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का ताज़ा तरीन जो स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान की नहीं है, और जो एक लफ्ज़ी गोलाबारी है वो एक दूसरे के ऊपर इस्लामाबाद वर्सेस काबुल वो जारी है। इस हवाले से बात करेंगे, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, डॉक्टर प्रोफेसर इश्ताक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। ये सारे मसाइल जिनका आपने ज़िक्र किया है, ये एक नया सियासत में ये चीज़ें बदलती रहती हैं। तो बिल्कुल। अब जो नज़र आ रहा है कि अमेरिकन्स कोशिश कर रहे हैं इंडिया को अपने ही उस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने की। हालाँकि जयशंकर साहब साहब ने कहा भी है कि सिर्फ़ अमेरिका ही दुनिया में नहीं है, बाकी मुल्क भी हैं। तो महज़ ये इस किस्म की एक नेगोशिएशन हो रही है, किसी जी। तरीके से कि एक फ्रंट बन जाए और आर्म्स क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन महज़ इंडिया चाहता है उनके साथ। बिल्कुल। क्योंकि इंडिया की बेसिक प्रॉब्लम तो यही है कि एक बहुत बड़ी इकॉनमी बनने के साथ-साथ वो अभी भी दुनिया से ही ज़्यादा अपने हथियार खरीदते हैं। और बिल्कुल। इन हालात में उनका एक ग्रेट पावर, सुपर पावर वाला स्टेटस जो है वो कमज़ोर है। इसके बरक्स चाइना जो है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन अब सारी शुरू कर दी हुई है और अमेरिका को वक़्त पड़ गया उससे, ठीक है? राइट। तो अच्छा। हाँ जी, हाँ बोलें, बोलें। जी, डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि इंडिया ने लास्ट 10 टू 20 इयर्स अपने डिफेंस के हवाले से बहुत सारा काम किया, और उसमें उनको सक्सेस भी हासिल रहा। पहले उनकी इंपोर्ट जो थी वो रशिया और कुछ शायद अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज से होती थी, लेकिन अब उसमें काफ़ी कमी आई है। जो सिपरीज और मतलब मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स इंटरनेशनल आती है, तो उसके मुताबिक, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पहले वो छोटी-छोटी चीज़ें भी इंपोर्ट करते थे, वो नहीं कर रहे। लेकिन यू टू यू इस रीजन के हवाले से अगर हम बात करें, यकीनन चाइना भी यहाँ पर है, यूएस के साथ उनके हालात कभी बेहतर हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, चीन के साथ इंडिया के कभी हालात बेहतर हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का एक मैं कहूँगा डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं रेगुलर बेसिस पे, कुछ ना कुछ लाजमी चल रहा होता है। कैसा देखते हैं कि अमेरिका और यूएस का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? देखिए जहाँ चाइना एक इमर्जिंग पावर है इतनी बड़ी एशिया में, तो उसको बैलेंस करने के लिए या कहें काउंटर करने के लिए कौन-सा मुल्क है जो अमेरिकन्स इस्तेमाल कर सकते हैं? जी। जापान था, वो एक छोटा मुल्क है, इंडस्ट्रियल पावर वो बिल्कुल है, लेकिन उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जंग वाली इंडस्ट्री में अपना हिस्सा नहीं डाला, ठीक है? बिल्कुल। तो बिल्कुल। इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसको वो अपने साथ रख सकते हैं और इंडिया का इंटरेस्ट भी इस वक़्त यही है कि उसको खुद कफ़ील किया जाए, किसी तरीके से। आप जिस तरह बता रहे हैं कि इंडियन आर्म इंडस्ट्री अब अपनी चीज़ें बहुत बना रही है, लेकिन जो है ना बहुत एडवांस्ड यानी जी, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी वो अभी तक इंडिया के पास अपनी नहीं है। तो वो ओके। महल शायद उसके ऊपर अब अमेरिका जो है, वो तैयार हो गया उनको शेयर करने के बिल्कुल। लिए। तो ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है हिंदुस्तान का जब आज़ाद हुआ था तो एक बिल्कुल और इंडिया था। ये अब एक नया इंडिया है जिसका रुख जो है वो अमेरिका की तरफ है और इज़राइल की तरफ है। ठीक ये इंडियन लीडरशिप के अपने चॉइसेस हैं। बिल्कुल। उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा वो बेहतर जानते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये पुराना इंडिया नहीं है।
वो इंडिया राइट। बदल चुका हुआ है। जी, जी। लेकिन सर एक चीज़ तो हमें देखनी पड़ेगी कि एक ज़माना हुआ करता था कि हिंदुस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात सिर्फ़ रशिया से थे। लेकिन अब जी, मिडल ईस्ट के साथ भी बहुत क्लोज़ रिलेशन में हैं। यूएई की हम बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें या बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें या इस तरफ ईरान की बात करें। फिर यूरोपीय यूनियन की बात करें, फिर यूएस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो बड़ा मज़बूत नहीं कि अपने डिप्लोमेसी के ज़रिए जो ताल्लुकात हैं बाकी दुनिया के साथ। एक और बात भी है अपना जी। फखर साहब, जी, जी। आप देखें इंडियंस यानी हिंदू जहाँ भी जाते हैं वो कभी वहाँ की सियासत में कोई मुदाखलत नहीं करते, उनका कोई गुड। एक वो थ्रेट नहीं देखे जाते कहीं भी दुनिया में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जहाँ मुसलमान आ जाएँ, तो वो थ्रेट थ्रेट अपने आप ही बन जाते हैं, कोई बिल्कुल सही। दूसरा ना बनाए, वो खुद ही अपने आप को थ्रेट मुआशरे के लिए बना देते हैं। जी, तो मिडल ईस्ट में भी जो अरब हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन काम करते हैं। बिल्कुल। तो उनका कोई नहीं होता कि उनकी सियासत में कोई हिस्सा लिया जाए। वो अपना काम करते हैं और उसी में कन्फाइंड रखते हैं। बिल्कुल सही। जहाँ-जहाँ मुसलमान ये सो कॉल्ड उम्मा वाला चक्कर चल जाता है, वहाँ पे नई कंस्पिरेसीज़ पैदा हो जाती हैं, नई थ्रेट्स पैदा हो यस। जाते हैं। तो इसलिए इंडिया सूट करता है सारी दुनिया को कि हुँ, उनके लोग आके काम भी करें, उनके साथ कोऑपरेट भी किया जाए, क्योंकि इंडिया की कोई हिस्ट्री नहीं है एक्सपेंशनिज़्म की, ना ही बिल्कुल, उनकी कोई आइडियोलॉजी है बिल्कुल। दुनिया में एग्ज़ैक्ट छा जाने की। लेकिन अगर आप देखें सैयद अबुल आला मौदूदी, सैयद कुतुब ऑफ इजिप्ट और आयतुल्लाह खुमैनी, तीनों की किताबें ये कहती हैं कि दुनिया को रूल मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक मैंडेट दिया है, एक वो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो सारी दुनिया में एग्ज़ैक्ट इस्लाम फैलाएं हर तरीके से, ताकि सारी दुनिया में इस्लाम की हाकमियत कायम हो जाए। तो वैसे इनकी कैपेसिटी है या नहीं है, ये जो एक्सट्रीमिज़्म है उसके अंदर इस सोच का बड़ा एक हिस्सा है कि इन जंगों में अल्लाह भी हमारे साथ लड़ता है। हालाँकि ये सब प्रैक्टिकली तो ऐसे नहीं होता, लेकिन इसके बरक्स इंडियंस जहाँ पे भी जाएँगे, दे वुड वहाँ की सियासत में हिस्सा लेंगे, लेकिन वो उनके लिए मुसीबत नहीं बनेंगे। मुसलमानों के हुँ, अंदर ये ट्रेंड है, यस। नॉट मेजॉरिटी, लेकिन जितना भी है वो डिस्टर्ब करता है दुनिया को। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब एक एज़ अ सॉफ्ट पावर हम अगर हम देखें, हम पाकिस्तान को देखते हैं 14th को पाकिस्तान बना, 15 को इंडिया बना। बल्कि इंडिया पहले से था, अब मैं कहूँगा पार्टीशन हो गई। लेकिन जी, उसके बाद उन लोगों ने बड़ा एक मुश्किल वक़्त भी गुज़ारा, हाँ, पाकिस्तान ने भी यकीनन गुज़ारा, लेकिन पाकिस्तान ने शायद उस चीज़ को होल्ड नहीं किया जो पाकिस्तान कर सकता था अनफॉर्च्यूनेटली। हम जी, जी, डिक्लाइनिंग की तरफ गए और इंडिया ऊपर की तरफ गया और अभी लास्ट 10 ईयर्स में तो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जी, गया। जी, जी, प्लेटफ़ॉर्म पे जब हम देखते हैं तो इंडिया मतलब जिसे कहते हैं अपना लोहा तो मनवाया है इन्होंने। जी। हम क्यों नहीं कर सके और वो क्यों कर गए? नहीं, हम इसलिए नहीं कर सके कि हम जो हैं वो एक आर्टिफ़िशियल मुल्क है। इंडिया को तोड़ के बनाया गया इसको, और बनने के बाद इसका मकसद क्या था किसी को समझ नहीं आता। कोई अल्लामा इकबाल की बात कर देता है, कोई जिन्ना साहब की बात कर देता है। बात ये है कि इकबाल के अंदर भी कई किस्म की बातें हैं और जिन्ना साहब ने हर किस्म की बात की हुई थी। लिहाज़ा हमारा डिबेट वहाँ से निकला ही नहीं कि ये मुल्क बनाया किस लिए था। अगर मुसलमानों को बचाने के लिए बनाया था, तो उसकी तो ये है कि आपने फिर अपना मुल्क तो खुद ही तोड़ दिया। आधे मुसलमान आपसे अलग हो गए, ईस्ट पाकिस्तान। हाँ जी, उनको उनके हकूक नहीं दिए। और आधे 1/3 मुसलमान आप इंडिया में छोड़ आए, तो ये मुल्क जिनके लिए बना था 1/3 का मुल्क था, 2/3 का था, वो हमने फिर 1/3 कर दिया। और अभी भी हमें नहीं पता कि हम काहे के लिए ये वजूद में आए हैं। सिवाय इसके कि हमने ग़ज़वा हिंद करना है या पता नहीं क्या करना है, बस इस किस्म की बातों में लोगों का जो है ना ज़हन मुबलसिफ़ करके मुलव्विस करके, तो हमारी जो हुक्मरान है वो अपना वक़्त गुज़ारते हैं। कोई पॉज़िटिव काम नहीं है। देखें 60s में पाकिस्तान को एक चांस वर्ल्ड बैंक ने कैपिटलिस्ट दुनिया ने दिया था आगे बढ़ने का। जी। वो हमने 65 वॉर शुरू करके वो जो हमारी क्रेडिबिलिटी थी ज़ीरो हो गई। फिर कारगिल हुआ तो तब और भी ज़्यादा हो गई।
फिर पठानकोट हमने कर दिया, टेररिज्म की इंडियन हवाई जहाज, एक फ्लाइट जो थी जा रही थी काठमांडू, वो इधर ले आए अपना कौन सा यार, जो अफगानिस्तान का शहर नंबर 2 है, जी, जी, क्या ये नाम है? कंदहार कंदहार में। कँधार के अंदर, वो सारा हमारी आँखों के सामने हुआ है। तो वी आर नोन एज़ टेररिस्ट स्टेट। एक हमको इस ना एक्सट्रीमिस्ट स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, तो सारी दुनिया के लिए हम मुसीबत हैं। मैडेलिन ऑलब्राइट ने कहा था, पाकिस्तान हैज़ ऑल द प्रॉब्लम्स। इट इज़ इट इज़ वेरी पुअर, इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स एंड इट हैज़ नो पॉलिटिकल लीडरशिप। इट इज़ एन इंटरनेशनल माइग्रेन, उसने कहा था। माइग्रेन आप समझते हैं? सिर जी, दर्द जो बिल्कुल, सर ठीक दर्द ही का नहीं बिल्कुल, होता। एग्ज़ैक्टली, हाँ, एग्ज़ैक्टली। ये तब की बात की हुई है, तो हमारा करैक्टर उसके बाद ठीक तो नहीं हुआ। अभी भी लश्कर-ए-तैयबा के और ये लोग, वो कहते हैं इंडियन कश्मीर में क्रॉस कर जाते हैं, उनके 1-2 सोल्जर्स मार देते हैं। वो इन मुजाहिदीन सो कॉल्ड को मार देते हैं। तो ये हर रोज़ का जो ये शरारत है, ये बाज़ नहीं आते। तो ये यहाँ पे ही है। अब तो ये नज़र आता है कि इनकी वाक़ई सोच के अंदर कैपेसिटी नहीं है अक्ल से सोचने की। ये यही करते रहेंगे। हुँ। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा आते हैं पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में ईसीओ समिट हुआ है और अच्छा, वहाँ पे बहुत सारे लीडर्स आए हैं पाकिस्तान ने। खैर तैयब उर्दवान से मुलाकात की अनवर उल्लाह काकड़ ने और जो प्रेज़िडेंट राइसी है ईरान के, उनसे मुलाकात की और कहा कि हम एक नई डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, ये कर सर आपको क्या लगता है कि वाक़ई हम ऐसा कर रहे हैं कि मतलब ईरान के साथ हमारी नॉर्मलसी हो जाती है या फिर जो एक ट्रेड एंड एक बिज़नेस वाली सिचुएशन जिसे कहते हैं कि ईरान के साथ हमें बहुत सख्त ज़रूरत भी है, हमारे लिए बहुत बेहतर भी और बहुत ईज़ी भी है। तो वाक़ई ऐसा है कि ये बस ठीक है ईसीओ हुआ या एससीओ हुआ या कोई और समिट में हमारी मुलाकातें हो जाती हैं और उसके बाद फिर बात अल्लाह-अल्लाह ये है, ये खैर सब मुलाकातें तो हमेशा ही होती रहती हैं, पहली दफ़ा जी, थोड़ी हो रही हैं। जी बिल्कुल। अ, देखिए, हमारा सिर्फ़ लगता है एक फ़ैसला है कि ट्रेड हमने करनी है ईरान से भी, ये उससे, इंडिया से नहीं करनी। यस सर। ये हमारी पॉलिसी है। वो जो एक पाइपलाइन ईरान से आनी थी, जो वो चाहते हैं इंडिया तक जाए, वो हमने नहीं जाने देनी। एक पाइपलाइन रशिया से आनी थी, वो भी चाहते थे इंडिया तक जाए, वो भी हमने नहीं करनी। हमारी पॉलिसी सिर्फ़ ये है कि हम इंडिया को हर मौके पे अपोज़ करेंगे, बस। इसके अलावा हर चीज़ में हम जब चाहे तब्दीली ले आते हैं। बस इतना सही। मुझे तो लगता है। ये अच्छा वहाँ जो गए हैं, जी, जी। तो वहाँ पे पुतिन भी थे जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और चाइना के वो जी, प्रेज़िडेंट बिल्कुल, भी वहीं थे। चाइना डेलीगेशन आया था उसमें। अच्छा, डेलीगेशन आया हुआ जी, जी, था। बिल्कुल। तो ठीक है, ये एक मतलब अगर इनके अंदर कॉमन क्या है? एक होता है कि जब आप कॉमन वैल्यूज़ की बुनियाद पे एक फ्रंट बनाते हैं। अब वेस्टर्न यस, ममालिक हैं, वो डेमोक्रेसी, ये वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी कोऑपरेशन होती है। यस, इंडिया को भी वो समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ऐसे इलाके में जहाँ कहीं और डेमोक्रेसी नहीं है, जैसी भी डेमोक्रेसी इंडिया की है। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे मुल्कों का तो कोई करैक्टर है ही नहीं, जैसा प्रेज़िडेंट वैसा मुल्क बन जाता है, या प्राइम मिनिस्टर, जब वो जाता है तो उसका करैक्टर बदल जाता है। ल तो अगर ये कोऑपरेशन करें और ट्रेड के ऊपर ज़ोर दें, तो ये तो सबके लिए अच्छी बात है, अच्छी बिल्कुल बात सही। है। जी, जी। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, अगर ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन सर दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में जो लोग यहाँ पे रहते हैं तकरीबन 4 साढ़े 4 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं हुँ। पाकिस्तान के अंदर। उसके हवाले से एक तो ये था पहले ये कह रहे थे कि इल्लीगल जो लोग रहते हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको हम निकालेंगे। लेकिन अब एक खबर आज आई है कि जो लीगल है, उनको भी नहीं छोड़ना और उसमें बड़ा एक जिसे कहते हैं कि टफ किस्म की सिचुएशन इस्लामाबाद वर्सेस काबुल क्रिएट हुई है और पहले काफ़ी दूरियाँ थी, लेकिन अब लगता ऐसे है कि ये जो गैप है, ये मज़ीद बढ़ गया। सर कैसा देखते हैं कि इस मसले को वाक़ई ऐसे हमें हैंडल करना चाहिए था या इसका एक बेहतर तरीका हो सकता था? ये तो बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है, जी, क्योंकि देखें, बलूचिस्तान की और सिंध की पोजीशन ये है कि उनका बॉर्डर किसी इंडिया के साथ कहीं नहीं लगता, ठीक है? जी, लेकिन पाकिस्तानी जो है, ये खैबर पख्तूनख्वा, ये तो अफ़गानिस्तान के साथ मिला हुआ है। बिल्कुल सही। और सच्ची बात ये है, फ़ख्र
यूसुफजई साहब कि जो अफ़गान हैं वो पठान भी हैं और पठान अफ़गान हैं, एक ही लोग हैं ये तो। बिल्कुल है सर, यू आर और राइट। और राइट, इनके कबाइल, इनके ये रिलेशनशिप है, आप इनके साथ अगर टक्कर लेंगे तो पाकिस्तानी स्टेट को बड़ी महँगी पड़ेगी। और इन्होंने ये बेहूदगियाँ कर के अपना सत्यानाश कर ही लिया है ना। पहले तालिबान के ये बहुत बड़े वो पैटर्न थे, बिल्कुल। फिर उनके साथ झगड़ा हो गया जी, जब प्रेज़िडेंट मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर बुश वाली को जॉइन कर लिया तो उन्होंने यहाँ जी, टेररिज़्म शुरू कर दी। फिर वो वहाँ पे हुकूमत बदल गई, इलेक्टेड कारज़ाई आए, वो चले गए, एक और उनके बाद आए, फिर ये अशरफ गनी। तालिबान हाँ, हाँ, फिर तालिबान वापस आ गए हैं और ये वही तालिबान है जो एक ज़माने में पाकिस्तान के एलाई थे। यानी बिल्कुल। पाकिस्तान का हर एक जी, से झगड़ा बिल्कुल। हो जाता है, जो हुकूमत अफ़गानिस्तान में हो, सिवाय एक पीरियड के। 94 से लेके 2001 तक ये एक ही क्लोज ही रहे हैं, लेकिन तब भी याद रखें पाकिस्तान ने हर किस्म की कोशिश की कि वो जो है ना ड्यूरेंड लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर अब ये तालिबान मान लें, जिनको इन्होंने पाला हुआ था, वो बिल्कुल। तब भी नहीं माने। तो अब तो वो मरगला हिल तक आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, पाकिस्तान का आज का स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान अब एडवोकेसी नहीं करेगा इंटरनेशनल फोरम्स पे अफ़गानिस्तान की। क्या अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को पहले कहा था, जिस वक़्त तालिबान ने 2021 में टेक ओवर किया था, कि आप हमारी एडवोकेसी करें, आप हमारे एम्बेसडर बने, दुनिया में जाएँ और हमारी बात करें? नॉट दैट आई नो, मैंने तो कभी नहीं सुना सर। मैंने भी कभी नहीं सुना। जी, ये पाकिस्तान की वो जो सोच है ना पुरानी, स्ट्रैटेजिक डेप्थ, ये उसी की कंटिन्यूएशन है और हमें लगता है कि हमारे जो ये जनरल जर्नल हैं, ये इनकी लिमिटेड इंटेलिजेंस है। इन्होंने कोई दुनिया की ना हिस्ट्री पढ़ी है, ना मिलिट्री स्ट्रैटेजी पढ़ी है। ये टैक्टिकल लेवल के जनरल जर्नल हैं। तो अब ये मुझे नहीं याद कि अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान ने कोई कहा हो हमारी एडवोकेसी करें और जी। इन्होंने कभी उनकी एडवोकेसी नहीं की। उनके एडवोकेसी के नाम पे अपने फ़ायदे उठाने की कोशिश की है। तो हुँ। अफ़गान बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। हाँ। सही। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी क्या चीज़ हो सकती है? क्योंकि मुल्ला याकूब डिफेंस मिनिस्टर, स्तानक ज़ई उनके कैबिनेट के मेंबर हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद उनके स्पोक्स पर्सन हैं। ये 3 लोग तो, मतलब मैं आपको बड़े-बड़े बता रहा हूँ, वैसे तो स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ आ रही हैं। वो बाकायदा पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भई आप इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं, हमने अपनी जिसे कहते हैं कि बेस्ट इंटरेस्ट में ये चीज़ करनी है। तो नुकसान ज़्यादा नज़र आ रहा है कि फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे एकदम तो नुकसान 1 मिलियन अफ़गानों को निकालना और आप वो कह रहे हैं जो लीगल है उनको भी निकाल देंगे। सर, ये खबर आज आई है, यार द ये न्यूज़ की ज़रा खबर है। सोचो, जब इंडिया ने कहा था रोहिंग्यास को हमने नहीं रखना तो कितना हमने शोर मचाया था। जी, मुसलमानों के साथ ज़ुल्म हो रहा है इंडिया में, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ जी, और बिल्कुल। अब ये अफ़गान तो हैं ही हमारे वो मुसलमान जिनके साथ बहुत ही अच्छे हमारे वो मज़हब बिल्कुल एक तरीके से मिलता है। जी, अब उनको भी निकाल रहे हैं। पहले इनको हम वेलकम कर रहे थे और बिल्कुल। लोग कहते हैं जी सारी मिसाइलें जो हैं वो गज़नी, गज़ाल वो गौरी गज़नवी, और ये गौरी, सारी पहले बिल्कुल। अफ़गानों को हीरो बनाया हुआ था, अब उन्हें दुश्मन बना के निकाल रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? बात ये है पाकिस्तान का कभी कोई स्टैंड नहीं हुआ, बनने बनने वाले वक़्त भी यही तो मेरी जिन्ना वाली किताब है, जिसमें मैंने हुँ, शो किया कि जिन्ना का सिर्फ़ एक फ़िक्सेशन थी कि मैंने इंडिया के टुकड़े करने हैं, बस। पाकिस्तान बनेगा, क्या बनेगा, ही हैड नो फिक्स्ड और कंसिस्टेंट ओपिनियन और वही जो वो जो सी ए वो इंडिया टूट गया, लेकिन पाकिस्तान क्या होगा, किसके लिए होगा, कैसा होगा, वो आज तक झगड़ा चल रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा-सा, कि क्या हम कभी अपनी पॉलिसी को ऐसा बनाएँगे कि जिससे स्टेट ऑफ पाकिस्तान को फ़ायदा हो, यहाँ की अवाम को फ़ायदा हो? अ, क्योंकि हमेशा हम यही करते हैं, कभी आईएमएफ का भी डेलीगेशन इस्लामाबाद में आया हुआ है और वो कह रहे हैं कि यार अवाम के ऊपर मज़ीद टैक्सेस डाल दें।
ऐसा कोई हम करेंगे कि हम कहें कि नहीं, ये बस अब हम रिलीफ देंगे, बहुत हो गया, 75-76 साल हो गए हैं, अब रिलीफ का टाइम आ गया, बहुत हमने मतलब बर्डन डाल दिया, बड़ा तंग किया। कोई ऐसी पॉलिसी बनाएँगे कि जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को फ़ायदा मिले? वो तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि जो इन्होंने सारा पैसा स्विट्ज़रलैंड में और अमेरिका में और इंग्लैंड में और इधर-उधर हमारी लूट-मार वाली क्लास ने जी, वो वापस लाएँ ताकि पाकिस्तान के पास अपने रिसोर्सेज़ हों और उसको किसी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज़ेशन में, एग्रो इंडस्ट्रीज़ में लगाया जाए, वो इनके पास ये सोच ही नहीं है। ये लुटेरा साइकोलॉजी के मालिक हैं और उसी पे ये चलते हैं। अलबत्ता अगर पाकिस्तान को बदलना है तो उसे एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बनना पड़ेगा, जिसको मॉडर्न स्टेट बनना पड़ेगा, जिसमें मज़हब का और रियासत का ताल्लुक जो है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। हाँ जी, सिटीज़न जो हैं वो इक्वल राइट्स की बुनियाद पे आगे आने चाहिए जी, और मर्दों और औरतों के रिलेशन जो हैं वो डेमोक्रेटिक होने चाहिए। माइनॉरिटीज़ को बजाय पर्सिक्यूट करने के उनको पूरी आज़ादी देनी चाहिए। क्या ये पाकिस्तान ऐसा बन सकता है? दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल अंडर द प्रेज़ेंट सर्कमस्टांसेस। समझ गए आप? ये बिल्कुल। मसला है। जी। एग्ज़ैक्टली डॉक्टर साहब, और मेरे ख़्याल में इन चीज़ों की बड़ी शायद हमारी सोसाइटी को बड़ी सख्त ज़रूरत है, और आज की डेट में जितनी ज़रूरत है शायद पहले हमें इतनी नहीं थी, कि हमें एक अपनी क्लियर पॉलिसी बनानी पड़ेगी अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से, वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, या फिर बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात हो। और इंटरनली हमें ये करना पड़ेगा कि एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, जितने लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, उनके जो राइट्स हैं, उस हवाले से हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।